Hello friends, myself Rohit and I am educator at Arihant. Today I am going to take another lecture of Indian Polity Crash Course. So let's begin. देखो, जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा संविधान कैसे बना था। इसमें हम लोग कंस्टिट्यूएंट असेंबली को समझेंगे, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के फंक्शन को जानेंगे, साथ ही हम लोग इसके कंपोजिशन और कुछ ऐसे रिलेवेंट पॉइंट को भी समझने की कोशिश करेंगे जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इसमें देखो, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे बन रहा है, तो इसमें हम लोगों को पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया किसने। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रोल आता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो कंसेप्ट था वह कोई नया कंसेप्ट नहीं था। सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय ने डिस्कस किया था कि इंडिया को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए होगा ताकि वह अपना कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर सके। अब एम.एन. रॉय के बारे में हम आपको एक बात और बता दें कि ये आपके जो थे इंडियन कम्युनिस्ट मूवमेंट के पायनियर कहे जाते हैं इंडिया में। ठीक है, 1934 में एम.एन. रॉय ने डिमांड करी। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कह रही है कि हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। सेम डिमांड को 1938 में जवाहरलाल नेहरू करते हैं। वे कहते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए होगा फॉर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ फ्री इंडिया। फ्री इंडिया, आजाद भारत के संविधान के निर्माण के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए होगी। यह 1938 की बात थी। फिर इसके बाद आता है जो 1940 में आपको याद होगा, आपने मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि ब्रिटिशर्स ने एक ऑफर किया था जिसको हम लोग अगस्त ऑफर के नाम से जानते हैं। 1940 में ये देखो, अगस्त ऑफर जो था वह ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन लीडर्स के बीच में नेगोशिएशन का परिणाम था। चूंकि उस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था और इंडिया पार्टिसिपेंट बने या न बने, इसके लिए इसको लेकर जो इंडियन गवर्नमेंट है आपका और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में काफी डिस्प्यूट चल रहा था। तो इसके इंडियन लीडर्स को मनाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अगस्त ऑफर दिया। इसमें इन लोगों ने इन प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक्सेप्ट किया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे हम लोग, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन फिर बाद में ये सब टॉक फेल हो गई। फिर 1946 में 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है और एज पर कैबिनेट मिशन प्लान आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एग्जिस्टेंस में आ जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपको बनता है नवंबर 1946 में। अब देखो, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था इंडिया का, इसका दो फंक्शन था, डुअल फंक्शन। एक आपका, इसको मैं बाद में भी डिस्कस करूंगा लेकिन अभी जस्ट ओवरव्यू बता दूं। डुअल फंक्शन, एक फंक्शन था आपका इसका लेजिस्लेटिव, जिसमें जो आपको के ऑर्डिनरी लॉ है, जो कंट्री को रन डे टू डे अफेयर में रन कराने के लिए जरूरत पड़ते हैं, उसको फ्रेम कर सकता था। और दूसरा काम था इसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। ठीक है, यह था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम। अब देखो, इसमें हम लोग अब इसके कंपोजिशन को समझते हैं। जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसने टोटल नंबर ऑफ सीट्स प्रोवाइड किया था आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर में, वह था 389। यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो ऐसे लोग जो कि हमारा संविधान बनाने वाले थे, उनका टोटल नंबर था 389। अब इस 389 में आपका जो ब्रिटिश प्रोविंस थी, यानी कि ऐसी प्रोविंस जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, जहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था, 296 मेंबर्स आपके ब्रिटिश प्रोविंस से आने वाले थे। साथ ही आपके जो बाकी 93 मेंबर्स थे, ये प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट होके आने वाले थे। अब देखो, 296 में भी ब्रिटिश प्रोविंस में क्या होता है, 292 गवर्नर्स प्रोविंस और
बाकी के 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस। अब आप बताओ कि सर ये आपने क्या बता दिया। देखो जो गवर्नर प्रोविंस है, प्रेजेंट डे स्टेट्स जो है वहां पे गवर्नर होते हैं, ठीक इसी तरह से जो लार्जेस्ट प्रोविंस थे वहां पे गवर्नर हुआ करते थे। तो गवर्नर प्रोविंस से आपके 292 सीट्स आने वाले थे, और जो 4 रिप्रेजेंटेशन, जो 4 लोग चुने जाते हैं वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस से चुने जाते हैं। जैसे प्रेजेंट डे आपका यूटी है, वहां के जो आपके हेड होते हैं वो एलजी होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। वैसे ही जो माइनर प्रोविंस थे तब के, वहां पे आपके जो थे, आपके जो हेड हुआ करते थे वो आपके चीफ कमिश्नर हुआ करते थे। तो यहां से 4 रिप्रेजेंटेशन आने वाली थी, मतलब 4 लोग चुने जाते। तो ये आपका टोटल 296 लोग आने वाले थे ब्रिटिश प्रोविंस से, और 93 प्रिंसली स्टेट से। अब देखो प्रिंसली स्टेट्स में जो था क्या था, 93 लोग जो आने वाले थे, इनको नॉमिनेट करते हेड ऑफ द स्टेट। लेकिन इनिशियली क्या हुआ, नॉमिनेटेड बाय हेड ऑफ स्टेट, बट इनिशियली क्या हुआ, जो स्टेट्स थे ना उन्होंने नॉमिनेट ही नहीं किया लोगों को, तो इनिशियली वैकेंट रह जाती है सीट, इनिशियली वैकेंट है। समझ में आया इतना आप लोगों को, कंपोजिशन समझ में आ गया। अब देखो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो सीट्स था, ये जो टोटल नंबर ऑफ 389 सीट्स था, जो फिक्स किया गया था नंबर ऑफ सीट्स आपका एक पॉपुलेशन के बेसिस पे किया गया था। सीट्स वेयर इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन, जो तब की पॉपुलेशन थी उसके हिसाब से कैलकुलेट करके उन लोगों ने सीट फिक्स किया था। रफली 1 सीट पर मिलियन पॉपुलेशन। ठीक है जी, मतलब एक रिप्रेजेंटेशन होनी थी हर एक 10 लाख लोगों पर। अब देखो जो ब्रिटिश प्रोविंस में जो चुने जाने वाले लोग थे, ब्रिटिश प्रोविंस में जो चुन के आने वाले थे 296 लोग, 296 लोग, इसमें भी कैटेगराइजेशन करी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। इसमें 3 कैटेगरी में इन लोगों ने रिप्रेजेंटेशन को बांट दिया था। एक मुस्लिम कैटेगरी, दूसरा सिख कैटेगरी, और तीसरा जो था आपका जनरल, यानी जो मुस्लिम और सिख कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं वो आपके जनरल कैटेगरी में आएंगे। अब जो इनके कम्युनिटी मेंबर्स थे, मतलब मुस्लिम, सिख, जनरल, सब अपने ही कम्युनिटी मेंबर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजेंगे आपके यहां कंस्टिट्यूएंट असेंबली में। एक चीज और ध्यान रखना, जो यहां पे मेंबर चुने जाने थे ये इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुने जाने वाले हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुन के आने वाले हैं। जो प्रोविंशियल लेवल पे आपका जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, वहां पे जो मेंबर्स हैं वो लोग वोट करेंगे और अपने अपने क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे, अपने अपने कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे। जो वोटिंग सिस्टम थी आपका, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या हुआ, देखो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट अभी भी यूज होता है आपका, राज्यसभा इलेक्शन में होता है आपका, और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होता है। इसमें होता क्या है, सपोज करो एक वोटर है, इसको वोट करना है, और एक आपका यहां पे उम्मीदवारों की लिस्ट है, जो भी कैंडिडेट्स हैं वो खड़े हैं। चलो कैंडिडेट्स जो खड़े हैं उसमें 1 2 3 4 आपके टोटल 4 कैंडिडेट्स खड़े हैं। अब क्या हुआ, वोटर के पास चॉइस है कि वह अपना जो है प्रेफरेंस को सिलेक्ट कर सकता है। मान लो अगर एक्स कैंडिडेट है, वाई कैंडिडेट है, जेड कैंडिडेट है, तो एक्स को इसने फर्स्ट प्रेफरेंस दी, वाई को सेकंड प्रेफरेंस दी, जेड को थर्ड प्रेफरेंस दी। अब यहां पे क्या हो रहा है, अगर एक्स जो है, जो वोटर है, उसने एक्स कैंडिडेट को फर्स्ट प्रेफरेंस दी है, अगर यह जीत के रेस से बाहर हो जाता है, जीत नहीं पाता है, तो इसका वोट, जो वोटर का वोट है, वो आपका व्यर्थ नहीं जाने वाला है, वह आपका वाई को चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पे इसको बोलते हैं हम लोग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब यही सिस्टम यहां पे यूज किया गया था, आपको क्या कहते हैं कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को सिलेक्ट करने के लिए, इलेक्ट करने के लिए। अब देखो इसमें नेक्स्ट जो है प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया
जो हेड ऑफ द स्टेट थे, जो राजा थे, उनको नॉमिनेट करके भेजना था प्रिंसली स्टेट से। उन लोगों ने शुरू में नॉमिनेट नहीं किया लोगों को, और इनिशियली यह सीट वैकेंट रह जाती है। बाद में जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947, तो और यह बात क्लियर हो गई कि अब भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग कंट्री बनने जा रहे हैं, तो इन लोगों ने फिर उस समय आपका रिप्रेजेंटेशन अपना भेजा था। अब आगे देखते हैं, जो आपका कंस्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी फर्स्ट मीटिंग। कंस्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग होती है आपकी 9 दिसंबर 1946, क्योंकि यहां पे जो टोटल सीट्स थे 389, इस पे जुलाई अगस्त में ऑलरेडी इलेक्शन हो चुका है। जुलाई अगस्त 1946 में ऑलरेडी इलेक्शन हो चुका है। और जो मेंबर्स थे, यहां पे देखो, जो ब्रिटिश प्रोविंस से जो चुने गए मेंबर्स थे उसमें 208 कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव चुने गए थे, 73 आपके मुस्लिम लीग के कैंडिडेट चुने गए थे, और 15 अदर्स यानी छोटे मोटे पार्टी और या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुने गए थे। तो जो पहली मीटिंग हुई है आपकी 9 दिसंबर 1946 की हुई है। अब देखो, फर्स्ट मीटिंग थी तो इसमें प्रेसिडेंट, टेम्पररी प्रेसिडेंट चुने गए। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है इसमें। अब ये जो पहली मीटिंग थी, इसमें इसको मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया था। मुस्लिम लीग यहां पे प्रेजेंट नहीं थी। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो प्रेजेंट थे फर्स्ट मीटिंग में वो थे 211 आउट ऑफ 389 वेर प्रेजेंट इन फर्स्ट मीटिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। अब 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई, 10 दिसंबर को आपकी दूसरी मीटिंग होती है। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी मीटिंग होती है। अब 11 दिसंबर 1946 को जो मीटिंग होती है उसमें प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। कंस्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट जो चुने जाते हैं वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है कंस्टिट्यूएंट असेंबली का। साथ ही वाइस प्रेसिडेंट भी चुने जाते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट दो चुने जाते हैं यहां पे। एक थे एच.सी. मुखर्जी, और जो दूसरे वाइस प्रेसिडेंट थे वे थे वी.टी. कृष्णमचारी। ये आपके दूसरे वाइस प्रेसिडेंट थे, यानी कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली में एक प्रेसिडेंट। और देखो, अब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रपोज किया था 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में था क्या? देखो, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में नेहरू जी ने प्रपोज किया था कि हमारा संविधान कैसा होगा, उसके बेसिस क्या होंगे, उसके आइडियल्स क्या होंगे। तो जो ओवरव्यू था कॉन्स्टिट्यूशन का कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा, इस चीज को पहली बार ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। अब जो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, उसके कुछ फंडामेंटल फीचर आपको प्रीएम्बल में भी, इसका स्पिरिट आपको प्रीएम्बल में भी दिखता है। इन्होंने क्या क्या आइडियाज दिए थे, कुछ उसके एग्जांपल्स थे, जैसे लिबर्टी, जस्टिस, इक्वलिटी। इन सब आइडियल्स के ऊपर बेस्ड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। यही चीज आपको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में पंडित नेहरू ने आउटलाइन दिया था। 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रपोज किया था पंडित जी ने। इसको नेक्स्ट ईयर यानी कि 22 जनवरी 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पास कर दिया। ठीक है,
तो यह था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इसमें मैंने डिस्कस कर लिया आपको। अब हम लोग आगे का टॉपिक देखते हैं। चलिए अब समझते हैं वर्किंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। देखो हम लोगों ने यह जान लिया है कि जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है वह आपका नवंबर 1946 में बन गया है। नवंबर 1946 में कंस्टिट्यूएंट असेंबली एग्जिस्टेंस में आ चुका है। इसके बाद क्या होता है आपका जून 3 1947 को जून 3 1947 को आपको माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। जब माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया गया है, इसकी वजह से आपको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एग्जिस्टेंस में आ गया। अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के एग्जिस्टेंस में आने की वजह से कुछ चेंजेस हुए हैं कंस्टिट्यूएंट असेंबली में। हम इनको देख लेते हैं। देखो क्या क्या चेंजेस हुए हैं, यहां पे ध्यान देना आप लोग। असेंबली जो है आपका, जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है वह अब फुल्ली सोवरेन हो गया है। फुल्ली सोवरेन करने का मतलब क्या है? एक, यह अपने मन मुताबिक का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है, यानी कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है वह अपने मन मुताबिक का संविधान बना सकता है। दूसरा है कि अगर कंस्टिट्यूएंट असेंबली को लगता है कि जो पुराना कोई लॉ है या एक्ट है उसको अल्टर करने की जरूरत है या एब्रोगेट करने की जरूरत है, तो वह वैसा कर सकती है। तो लॉ पुराना किसी एक्ट को ये अल्टर कर दे रही है, यानी उसमें चेंजेस ला सकती है, या एब्रोगेट कर सकती है, यानी उसको चाहे तो पूरी तरह से खत्म कर सकती है। यह पूरी तरह से अब कंस्टिट्यूएंट असेंबली के विवेक के ऊपर है, कौन से एक्ट को रखना है या कौन से एक्ट को खत्म करना है। तो यह हो गया आपका फुल्ली सोवरेन। अब दूसरा चेंजेस क्या हो गया, जो असेंबली था, कंस्टिट्यूएंट असेंबली था, वह डुअल फंक्शन कर रहा है। डुअल फंक्शन मैंने पहले भी जिक्र किया है। डुअल फंक्शन में क्या हो रहा है, एक तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली आपका इंपावर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, भारत का संविधान बनाने के लिए आपका इंपावर्ड है। अब दूसरा क्या है आपका, दूसरा है कि यह लेजिस्लेटिव फंक्शन भी कर रहा है, आपका लेजिस्लेटिव फंक्शन भी कर रहा है। अब देखो लेजिस्लेटिव फंक्शन करने का क्या मतलब है, जो ऑर्डिनरी एक्ट है या ऑर्डिनरी लॉ है जो कंट्री को रन करने में इंपॉर्टेंट है, तो उसको फ्रेम कर सकती है आपका कंस्टिट्यूएंट असेंबली। होगा क्या, आपको मैंने यह भी बता दिया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कंस्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट चुने गए थे। जब आपका जो मीटिंग हो रही है अगर कोई कंस्टिट्यूएंट असेंबली के, उस मीटिंग में अगर प्रेसिडेंट आपके, उसकी अध्यक्षता अगर आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे हैं, तो उस समय यह जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली की तरह बिहेव कर रही है, जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली की तरह बिहेव कर रही है, यानी उस दिन वह कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। अगर किसी मीटिंग में कंस्टिट्यूएंट असेंबली को जीवी मालवंकर अगर हेड कर रहे हैं, उसकी अध्यक्षता जीवी मालवंकर कर रहे हैं, तो यह आपका लेजिस्लेटिव आर्ट की तरफ फंक्शन कर रहा है, यानी कि उस दिन वह पार्लियामेंट की तरफ बिहेव कर रहा है। इसको कंस्टिट्यूएंट असेंबली को एक भारत का पहला पार्लियामेंट भी बोला जाता है, इंडिया फर्स्ट पार्लियामेंट भी है आपका कंस्टिट्यूएंट असेंबली। यह बात ध्यान में रखना। यह आपका फंक्शन क्लियर हो गया कि यह डुअल फंक्शन कर रहा है। एक कंस्टिट्यूशन, आपका कंस्टिट्यूशन बनाना है, दूसरा फंक्शन इसका लेजिस्लेटिव फंक्शन है, जिसमें यह आपका ऑर्डिनरी लॉ फ्रेम कर रहा है। एक और इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है, देखो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आने के बाद हुआ क्या, इसने दो कंट्री आपका बनाने का प्रपोजल रखा। एक आपका इंडिया बनने जा रहा है, दूसरा पाकिस्तान। अब चूंकि पाकिस्तान बनना जब तय हो गया, तो मुस्लिम लीग क्या हुई, आपका कंस्टिट्यूएंट असेंबली से विथड्रॉ कर लिया गया। अब जब मुस्लिम लीग विथड्रॉ कर लिया, तो पहले का टोटल स्ट्रेंथ जो कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग था आपका कंस्टिट्यूएंट असेंबली का, वो था 389। अब जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ है वह चेंज हो गया है, अब यह 299 रह गया। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि मुस्लिम लीग के विड्रॉल के बाद आपका कंस्टिट्यूएंट असेंबली का जो स्ट्रेंथ है वह चेंज हो गया है। साथ ही पहले जो था आपका, जो इंडियन कंस्टिट्यूएंट असेंबली में आपका 93 रिप्रेजेंटेटिव होने थे आपके प्रिंसली स्टेट से,
अब वह भी घट के सिर्फ 70 ही होंगे, क्योंकि कुछ प्रिंसली स्टेट्स पाकिस्तान के हिस्से में भी जाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के आने के बाद कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं। कुछ फंक्शंस भी इन्होंने कुछ कुछ काम किए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, उसमें क्या क्या कुछ काम किया है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले इसने आपका मई 1949 में कॉमनवेल्थ के मेंबरशिप को रेटिफाई कर दिया है। अब कहने का क्या हुआ, इसने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो इंडिया अब कॉमनवेल्थ का मेंबर है, क्योंकि अब ये ब्रिटिश के अधीन, तो ब्रिटिश शासन के अधीन तो रहा नहीं। कॉमनवेल्थ कहने का क्या मतलब है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज उन कंट्रीज को कहते हैं जो कि कभी न कभी आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में थे, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट की कॉलोनीज थी, उनको कॉमनवेल्थ कंट्री कहते हैं। तो यह आपका मेंबरशिप टू कॉमनवेल्थ कंट्रीज एक्सेप्ट कर लिया, रेटिफाई कर लिया मई 1949 में। इसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को और नेशनल सॉन्ग, इन तीनों को अडॉप्ट किया है। यह भी एक फंक्शन था। नेशनल फ्लैग को आपका कब अडॉप्ट कर रहा है, आपका यह है जुलाई 22, 1947 को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया है। आपका जो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट करता है 24 जनवरी 1950 को। 24 जैन 1950 को नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट कर लेता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसी दिन आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है आपका, वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इंडिया फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट भी कर लेती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मैंने अब तक आपको वर्किंग समझा दिया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, साथ ही मैंने फंक्शन भी बता दिया। अब इसमें कुछ अदर पॉइंट है, कुछ जनरल पॉइंट्स है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं स्पेशली वनडे एग्जाम्स में। तो चलिए उनको भी हम देख लेते हैं। देखो, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था जब ये फंक्शन कर रही थी तो इसमें टोटल कितने सेशन हुए थे, टोटल आपको यहां पे याद करना है, टोटल 11 सेशन हुए थे। टोटल 11 सेशन यानी 11 सेशन हुए थे। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था जितने दिन फंक्शन किया, इसका टोटल ड्यूरेशन क्या था, व्हाट वाज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये हो गया आपका 2 ईयर 11 months 18 days, यानी कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन, इतने दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम करी है, तब जाके आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना है। फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया, तो यह अडॉप्ट किया आपका 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया है। यहां पे 26 नवंबर को हम लोग अब कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से भी जानते हैं। इस दिन हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, संविधान दिवस। ठीक है, 26 नवंबर 1949। अब देखो फाइनल सेशन कब हुआ था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आखिरी बार कब मिली थी। जो फाइनल मीटिंग हुई थी फाइनल सेशन के, तो वह हुआ था आपका 24 जैन 1950। 24 जनवरी 1950 को फाइनल सेशन हुआ था आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। अब नेक्स्ट जो इसमें है डेट ऑफ कमेंसमेंट, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कब से इफेक्ट में आया है, तो यह डेट है आपका 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 जो है आपका डेट ऑफ कमेंसमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी इस दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव हो गया। अब देखो 26 जनवरी क्यों लिया गया, इस डेट को चुना गया कि इस दिन से हम लोगों का संविधान लागू किया जाएगा। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा पूर्ण स्वराज जो लाहौर सेशन हुआ था आपका 1930 में, तो 26 जनवरी को ही पूर्ण स्वराज का प्रण किया था।
तो इस वजह से हम लोगों ने 26 जनवरी को आपका कॉन्स्टिट्यूशन को उस दिन से इफेक्टिव किया। ठीक है जी, यह आपका कुछ पॉइंट था जो कि आपका वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और उसके फंक्शन से रिलेटेड था। अब जो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन सी कमिटीज थी, इसको डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कमिटीज को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आपको बहुत सारी कमिटीज मिलेंगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक काम नहीं था, सिर्फ बहुत सारे काम थे, अलग अलग टास्क परफॉर्म करने थे। तो इसके लिए अलग अलग कमिटीज बनाई गई, उनके अलग अलग चेयरमैन बनाए गए। तो हम लोग अभी कुछ कमिटीज देखते हैं जो कि काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। उनके चेयरमैन के नाम देखेंगे। देखो, कमिटीज ऑन द रूल्स एंड प्रोसीजर जो था, साथ ही स्टीयरिंग कमेटी, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, और तीसरा है एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग। ये जो चारों कमिटीज हैं आपके, इनके जो चेयरमैन थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनके चेयरमैन थे। इसको आप एकदम से याद कर लेना। फिर नेक्स्ट आता है यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, फिर यूनियन पावर्स कमेटी, और इसी में है स्टेट कमेटी। तो ये जो 3 कमिटीज हैं, इनके जो चेयरमैन है आपके, वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब नेक्स्ट है आपका एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। इसके जो चेयरमैन थे, आपने नाम सुना होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके इसके चेयरमैन थे। नेक्स्ट जो है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ड्राफ्टिंग कमिटी। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी? इनको कैसे भूल सकते हो? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी के बारे में कुछ पॉइंट्स अभी और डिस्कस करेंगे हम लोग। जो हाउस कमिटी थी, उसके जो चेयरमैन थे वो थे बी पटाभी सितार रमैया। बी पटाभी सितार रमैया। नेक्स्ट जो है कमेटी ऑन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे फंक्शन कर रही है, क्या कैसे काम करेगी, इसको देखने के लिए कमेटी बनाई गई थी। इसके जो चेयरमैन थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर के बारे में मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जब लेजिस्लेटिव बॉडी की तरफ फंक्शन करना होता था तो उसको, उस मीटिंग को चेयर करते थे आपके जीवी मावलंकर। ठीक है, ये आपके कुछ कमिटीज थे। इसके अलावा भी और कमिटीज है, उनको आप रेफरेंस बुक से आप देख के जरूर से याद कर लेना। एक बार तो जरूर देख लेना, लेकिन इन सब कमिटीज को बिल्कुल ही याद कर लेना, ये भूलने वाली चीजें नहीं है। अब देखो, अब हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में जानते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी वह कमेटी थी जिसको एम्पावर किया गया था कि वह कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को तैयार करे। अब देखो, इसको जब सेटअप किया गया था, आपको यह बना था 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी को आपको बनाया गया था। इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स थे 7। देयर वर 7 मेंबर्स इन ड्राफ्टिंग कमेटी। और हु वाज द चेयरमैन? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। अब देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपका इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो पास कब किया गया था आपका, व्हेन वाज इट पास? तो 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को पास कर दिया गया था। उस दिन हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लिया गया था। इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पे भी मनाते हैं। ठीक,
अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था, हमारा ओरिजिनल संविधान जो बना था, उसमें टोटल 395 आर्टिकल्स थे। कितने आर्टिकल्स? 395। इसी में आपको 8 शेड्यूल्स देखने को मिलेंगे, आपको 8 शेड्यूल्स, ठीक है, और 22 पार्ट। देखो, समय समय पे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते रहे हैं और ये जो नंबर है चेंज होते रहा है, लेकिन जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें आपका 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स एंड 22 पार्ट्स थे। ठीक है जी। अब देखो, कुछ और भी फैक्ट्स हैं जिनको आपको याद कर लेना होगा, आपको रट लेना होगा। इसमें एक बात, कुछ बातें मैं आप लोगों को बतला दूं। एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे? एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे BN राव। BN राव वाज द एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका सील क्या था? सील आपका था एलिफेंट। अब देखो, जो ओरिजिनल संविधान बना गया था ना, वो पता है आपको, वो हैंड रिटन था, वो प्रिंटेड टेक्स्ट बुक नहीं है। आज अगर आप जाते हो लाइब्रेरी में और बोलते हो कि हमको चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको प्रिंटेड टेक्स्ट बुक मिल जाएगा आपको। लेकिन जो कैलीग्राफी की गई थी उसमें, कैलीग्राफी आपका एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन होता है, आर्टिस्टिक वे ऑफ एक्सप्रेशन होता है। जब हम लोग हैंड राइटिंग करते हैं, उसी का आर्टिस्टिक वे ऑफ एक्सप्रेशन है आपका कैलीग्राफी। इस जो कैलीग्राफी किया था उसमें प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये इनका पूरा नाम है। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने कैलीग्राफी करी हुई थी। इसी में शांति निकेतन के 2 आर्टिस्ट, उन्होंने कुछ पेंटिंग्स भी बनाई थी। जो आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डेकोरेट भी किया था। कौन कौन थे? तो उसमें एक नाम है आपका नंदलाल बोस, और दूसरा नाम है बेहोर राम मनोहर सिन्हा। ठीक है जी, राम मनोहर सिन्हा। ये कुछ पॉइंट्स है आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड। मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक को डिस्कस कर दिया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या कंपोजिशन था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पीछे की बनने की क्या कहानी थी, आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फंक्शन क्या था, साथ ही इसमें कौन कौन सी कमिटीज कौन थी, फिर उसके चेयरमैन कौन थे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने दे दिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करने हैं। तो चलिए, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, फिर हम लोग अगले लेसन में मिलेंगे आपसे। थैंक यू वेरी मच।